तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा इसका ब्राजील। तो अभी फीफा की 74वीं बैठक का आयोजन अभी थाईलैंड में हुआ और यहीं पे ये घोषणा की गई कि 2027 में जो 10वें नंबर के फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन होगा उसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। और इसी के साथ साउथ अमेरिका में होने वाला ये पहला वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होगा, क्योंकि ब्राजील कहाँ पे है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहली बार कोई वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, ये इनका कहना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्राजील इससे पहले एक तो 1950 और 2014 में मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है, लेकिन वुमेन्स की पहली बार। आपको याद है पिछले साल 2023 में जो फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसको स्पेन ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके, याद होगा आपको। और अगर बात करें पहली बार जो इसका संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? वो 1991 में हुआ था, वो चाइना में हुआ था और उसको अमेरिका ने जीता था नॉर्वे को हरा करके। और अब जो 10वां संस्करण होगा 2027 में वो ब्राजील में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो भारतीय शटलर जोड़ी है, शटलर बैडमिंटन प्लेयर को कहते हैं। और कौन सी जोड़ी है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, जिन्होंने भी थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस डबल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने यहाँ पे फाइनल में चाइना की जोड़ी को हराया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में तीसरे एलोर्डा कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 12। एलोर्डा कप 2024 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, पहला स्टैटिक प्रश्न तो आपका यहीं से तैयार हो जाएगा कि एलोर्डा कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना बॉक्सिंग से है। अभी 2024 में इसका तीसरा संस्करण हुआ था, 12 से लेके 19 मई 2024 तक हुआ। कहाँ पे? कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में। और इसमें भारत ने टोटल 12 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 8 ब्रोंज हैं। अब ये 2 गोल्ड किसने जीते, ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आंसर होगा निखत जरीन और मीनाक्षी ने। निखत जरीन ये भारत की नंबर 1 महिला मुक्केबाज हैं। ये तेलंगाना से आती हैं। अभी 52 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता, जबकि मीनाक्षी ये हरियाणा से आती हैं। अभी इन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है। तो यहां से जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो सारे मैंने आपको करा दिए वन लाइनर फॉर्म में। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में इटालियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 की हम बात कर रहे हैं। इसमें वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीत लिया ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। याद रखना ये दुनिया की नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर हैं। ये इनका तीसरा इटालियन खिताब है, यानी कि 3 बार इस खिताब को ये जीत चुकी हैं। इन्होंने फाइनल में हराया है बेलारूस के आर्यना सबालेंका को। वहीं अगर मेंस सिंगल में बात करते हैं पुरुष एकल में, तो अलेक्जेंडर जेवरव ने ये खिताब जीता है। वो जर्मनी की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने किसे हराया? चिली के निकोलस जेरी को हराया। अलेक्जेंडर जेवरव का ये दूसरा इटालियन खिताब है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी ने। तो अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग में इंग्लैंड के जो फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर सिटी, उसने 2023-24 का खिताब जीत लिया है। यहाँ पे उन्होंने वेस्ट होम को हराया है और इस तरह से मैनचेस्टर सिटी ने 8वीं बार ये इंग्लिश प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीत ली है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दीप्ति जीवनजी ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपसे पूछ रहे हैं ये चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जापान में। देखो हमने यहाँ पे बात करी है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की, जिसका आयोजन अभी जापान में हुआ 17 से लेके 25 मई 2024 तक। 2024 में ये इसका 11वां संस्करण है और ये पूर्वी एशिया में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पहला संस्करण है। और अभी यहीं पे भारत की जो ये दीप्ति जीवनजी हैं, इन्होंने 400 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता है। गोल्ड जीता तो है ही सही, साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बना दिया। उन्होंने यहाँ 55.07 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ पूरी की है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दीप्ति जीवनजी इन्होंने 2023 में जो एशियाई पैरा गेम्स हुए थे वहां पे भी गोल्ड जीता था इन्होंने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। तो हर साल 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। थीम की बात करेंगे तो शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। पहली बार इस दिन को 1977 में मनाया गया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व एड्स
वैक्सीन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। हर साल 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV के कारण होता है। और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जो ये HIV है ना, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पे हमला करता है, इसे समय के साथ धीरे धीरे कमजोर कर देता है। फिर छोटी से छोटी बीमारी भी हमें लग जाती है और वो खत्म नहीं होती, बस वो बनी रहती है। इससे हमारा शरीर क्या होता है? बीमारियों का घर बन जाता है। अच्छा, एक एड्स डे भी आपको याद आएगा, वर्ल्ड एड्स डे। वो हर साल 1 दिसंबर को हम मनाते हैं। दोनों अलग अलग याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे है जो 18 मई को मनाया, और एक वर्ल्ड एड्स डे होता है वो 1 दिसंबर को होता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मई को। तो हर साल 20 मई को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन शरणार्थियों के बारे में दुनिया की चेतना बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने युद्ध, उत्पीड़न, हिंसा या आर्थिक कारकों के कारण अपने घर को छोड़ दिया है। पहली बार इस दिन को 2001 में मनाया गया और इस बार की थीम है घर से दूर आशा, होप अवे फ्रॉम होम। अच्छा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एज ए स्टैटिक कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर होगा 1951 1951 में। और ये कन्वेंशन शरणार्थियों के अधिकारों और उन्हें शरण देने वाले देश के दायित्व को परिभाषित करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत ने ये 1951 शरणार्थी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, पर UNHRC 1981 से भारत में सक्रिय है। अब ये क्या है भैया UNHRC? तो यूनाइटेड नेशन ने शरणार्थियों के लिए एक विशेष संस्था भी बनाई थी, वही है UNHRC, मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, या इसे ही यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी भी कहते हैं। इसका निर्माण किया था 14 दिसंबर 1950 में, पर 2003 में यूनाइटेड नेशन ने इसे परमानेंट बॉडी बना दिया था। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये तो मैंने इससे संबंधित कुछ स्टैटिक बनते हैं वो आपको बता दिए, लेकिन मेन प्रश्न आपका डे वाला है, तो इतना तो आप जरूर याद रखें कम से कम कि विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाते हैं? तो 20 मई को। तो 20 मई को कुछ और भी दिवस मनाए जाते हैं। एक तो ये हमने देख लिया, उसके अलावा एक विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बीज डे के रूप में भी मनाया जाता है, वो भी 20 मई को होता है और इसकी थीम है बी एंगेज्ड विद यूथ। उसके अलावा 20 मई को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी होता है। अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये मेट्रोलॉजी में बोल रहा हूं, एक मेटियोरोलॉजी भी होता है, वो मौसम से संबंधित होता है, और यहां मेट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये मेजरमेंट से संबंधित है। तो ये भी 20 मई को, और इस बार की थीम है इसकी सस्टेनेबिलिटी। अगर आपसे कभी पूछ लेना कि स्टडी ऑफ मेजरमेंट को क्या कहते हैं, तो मेट्रोलॉजी कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला ये कहां पर है आप जानते हो? साउथ अमेरिका में है, और यहां पे पहले टोटल 6 ग्लेशियर हुआ करते थे, पर 2011 तक वेनेजुएला के 5 ग्लेशियर पहले ही खत्म हो गए, केवल एक बचा हुआ था। उसे कहते हैं हेम्बोल्ट ग्लेशियर, जिसे आप ला कोरोना भी कहते हो, जिसे ला कोरोना भी कहा जाता है। पर अब ऐसा माना जा रहा है कि यह आखिरी बचा हुआ ग्लेशियर भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघल चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब अब इसे ग्लेशियर नहीं माना जाएगा, मतलब ग्लेशियर की जो डेफिनेशन होती है ये उसमें फिट नहीं बैठता, तो इसे ये ग्लेशियर नहीं मानेंगे। और इसीलिए हमने कहा कि अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा वेनेजुएला। तो ये आप ध्यान रखना। और यहां से एक स्टैटिक प्रश्न बन गया, देखो मैंने आपको बता दिया, हम्बोल्ट ग्लेशियर या फिर ला कोरोना ग्लेशियर ये कहां पर है? तो आंसर होगा वेनेजुएला में। और साउथ अमेरिका में क्या मिलेगा आपको? एंडीज पर्वतमाला, जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे विश्व में, ये आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगी। वेनेजुएला की बात करें तो ये रहा मैप में वेनेजुएला, कैपिटल कैराकस होती है, करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर, प्रेसिडेंट है निकोलस मडुरो। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा भूटान में। तो ये स्विमिंग पूल दुनिया में सबसे ऊंचाई पर खुलने वाला पहला प्रतियोगी स्विमिंग पूल है। प्रतियोगी स्विमिंग पूल यानी कि कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे वर्ल्ड कंपटीशन होंगे, वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होंगे। जो कहाँ पे खोला गया है याद रखना, भूटान में। 8200 फुट यानी कि 2400 मीटर की ऊंचाई पर इसे बनाया गया। बनाया किसने है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने। तो इसे वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में बनाया है। तो सिंपल सा याद रखना है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल कहां पे खुला है? भूटान में खुला है। किसने बनाया है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने बनाया है।
जिसकी स्थापना होती है 1908 में। हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट हैं हुसैन अल मसल्लम, ये कुवैत से हैं। और भूटान से आपको याद आएगा अभी मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला था जिसे कहते हैं ड्रक ग्यापो, और मोदी जी पहले विदेशी नेता बने थे ये सम्मान पाने वाले, तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र ये कहां पे स्थापित करने की घोषणा की, तो आंसर होगा पेरिस में। तो अभी टीसीएस ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है, कहां पे, पेरिस फ्रांस में। मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र का मतलब हो गया कि जहां जहां पर एआई का इस्तेमाल, एआई का यूज करके मानव की मदद हम कर सकेंगे, तो ऐसे कार्यों के लिए ये सेंटर स्थापित किया जा रहा है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा जापान ने। तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस ही लॉन्च कर दिया गया है, कहां पे, जापान में। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 330 फुट से अधिक की दूरी तक 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब एक सेकंड में 100 गीगाबाइट 100 GB का डेटा आप एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आपकी 5G की तुलना में तो 20 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। तो याद रखना, दुनिया का पहला 6G डिवाइस ये भी लॉन्च किया है जापान ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने भारत का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी देयता बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया, तो आंसर होगा टाटा AIG। तो अभी टाटा AIG ने भारत का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। मतलब जैसे कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ना, उसी तरह से है ये। इसमें अगर आपके सैटेलाइट ने किसी दूसरे के सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा दिया, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसका भुगतान ये करेगा, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। और इस तरह का सैटेलाइट बीमा कवर देने वाली ये पहली भारतीय बीमा कंपनी बन गई है टाटा AIG। टाटा AIG की बात करें, इसकी स्थापना होती है सन 2001 में, मुंबई में मुख्यालय है और MD CEO नीलेश गर्ग है। वैसे भारत में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली कौन सी बॉडी है, कौन सी संस्था है, IRDAI है, IRDAI, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1999 में। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ये ज़रूर याद रखना। और इसके चेयरमैन है देबाशीष पांडा। और टाटा से एक और अच्छा प्रश्न आप याद रखना कि अभी ये इसी साल की बात है, शायद अप्रैल की बात है, कि भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, इसको लॉन्च किया था टाटा ने, जिसका नाम है TSAT-1A। और इसे लॉन्च किया था स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से, तो ध्यान रखना। वैसे स्पेस में 100% FDI को अनुमति दे दी है सरकार ने, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा आंद्रेज प्लेंकोविक। अभी तक क्रोएशिया के यही प्रधानमंत्री थे, फिर से यहाँ पे चुनाव हुए और उसको इन्होंने जीत लिया। मतलब आंद्रेज प्लेंकोविक ये लगातार तीसरी बार क्रोएशिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे 2016 से यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं और इस बार ये इनका तीसरा कार्यकाल है। अब बात क्रोएशिया की है तो ये रहा मैप में क्रोएशिया। कैपिटल जाग्रेब होती है, करेंसी है यूरो, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, जोरान मिलनोविक। और आपको क्रोएशिया से याद आएगा, एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि यूरो करेंसी को अपनाने वाला नवीनतम और 20वां देश बना था क्रोएशिया। ये पॉइंट भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आकाशवाणी के महानिदेशक कौन बनी है, तो आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। और इनका नाम ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं जब इनके नाम की घोषणा हुई थी कि ये बनेंगी, लेकिन अब ये बन गई है और नाम इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं। आकाशवाणी इसकी डायरेक्टर जनरल बन गई है अब कौन, मौसमी चक्रवर्ती। बाकी ऑप्शन में देखो, कपिल सिब्बल हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी नए नौसेना प्रमुख बने थे, आर हरि कुमार की जगह आए थे। MV राव भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में 2024-25 के लिए CII का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आंसर होगा संजीव पुरी को। तो संजीव पुरी जो कि ITC के CMD है और अभी इन्हीं को CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है 2024-25 के लिए। और वे किनका स्थान लेंगे, TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के जो अध्यक्ष हैं R दिनेश का स्थान लेंगे। लेकिन जो अध्यक्ष हैं उनका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो संजीव पुरी इनका नाम है, याद रखना। ये कौन है, ITC के CMD है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब CII की बात कर ले थोड़ी सी, तो ये उद्योग, अब CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात कर ले थोड़ी सी, तो ये एक उद्योग समूह है
जो भारत में व्यापारिक समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना होती है 1895 में और मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। अध्यक्ष बन गए कौन? संजीव पुरी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा इब्राहिम रायसी। तो अभी ईरान अजरबैजान की सीमा पर अरास नदी पर बने किच कलासी बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, और ऐसा कहा जा रहा है कि खराब मौसम के कारण हार्ड लैंडिंग हुई और इस कारण से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी मौत हो गई। इनके साथ ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे, उनका नाम है हुसैन अमीर, उनका भी निधन हो गया। और इस तरह से आप कह सकते हो इब्राहिम रायसी ये ईरान के 8वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो याद रखना इनका भी निधन हो गया। देखो प्रश्न ये भी बन सकता है कि वो कौन सा हेलीकॉप्टर था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो आंसर होगा बेल 212 हेलीकॉप्टर। तो अब इनके बाद ईरान के जो उपराष्ट्रपति है मोहम्मद मोखबर, उनको ईरान का कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर उद्योगपति का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा रघुनंदन कामत। तो अभी आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर उद्योगपति रघुनंदन कामत का निधन हो गया। उन्होंने नेचुरल आइसक्रीम की नींव रखी थी, कहाँ पे? मुंबई में, लेकिन उनका जन्म हुआ था कर्नाटक में, वो कर्नाटक से थे। तो आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे इसके नाम से कौन मशहूर है, तो आंसर होगा रघुनंदन कामत। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, तो आंसर होगा 2। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की। यंग यूनिवर्सिटीज से यहाँ पे मतलब हो गया कि इस रैंकिंग में उन यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है जिन्हें अभी स्थापित हुए, जिन्हें अभी स्टेब्लिश्ड हुए 50 साल या उससे कम समय हुआ हो, ठीक है। और इसमें भारत की 2 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया। इसमें वैसे टोटल 670 यूनिवर्सिटीज को पूरे विश्व से शामिल किया गया, जिसमें भारत से 2 हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगी केरल में, और उसको इस लिस्ट में 81 नंबर पे रखा है। और दूसरी अन्ना यूनिवर्सिटी है चेन्नई की, जिसे 96 नंबर पे रखा है। टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है, लगातार दूसरी बार इस लिस्ट में ये टॉप पर है। और फिर आपसे पूछ रहे, अभी मई 2024 में अफ्रीका पाक कला पर पहला शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा पेरिस में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अफ्रीका क्लीन कुकिंग समिट की, और इसका आयोजन पहली बार हुआ, पहला संस्करण था, कहाँ पे हुआ? पेरिस फ्रांस में। तो इस बैठक में हुआ क्या? तो यहाँ पे ये बताया गया कि अफ्रीका में 1 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज भी लकड़ी या चारकोल जैसे पारंपरिक ईंधन से खाना पकाते हैं, जिसके कारण आपको पता है धुआं होता है, और उस धुएं के कारण उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते कई बार मौतें तक हो जाती है। इसके अलावा पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, धुआं निकल रहा है। तो इसमें 60 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया इस बैठक में, और सभी ने कहा कि भैया हम $2.2 बिलियन की फंडिंग देंगे ताकि लोगों को क्लीन कुकिंग के ऑप्शन उपलब्ध हो सके। ये इसमें बात कही गई, मैंने सिंपल शब्दों में आपको बता दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनेस्को ने किस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से के रूप में मान्यता दी है, तो आंसर होगा सुल्ताना का सपना। अच्छा, आपको याद होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक 2024 की 10वीं बैठक हुई थी मंगोलिया की कैपिटल उलानबाटोर में, जहां पे भारत की 3 धरोहरों को शामिल किया गया था। ये हमने पढ़ा था। कौन कौन सी थी वो? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन। इसके अलावा ये एक और उपन्यास है, इसको भी शामिल किया गया है, जिसका नाम है सुल्ताना का सपना। इसे किसने लिखा है? बेगम रोकेया सखावत हुसैन ने। इन्होंने ये 1905 में लिखा था उपन्यास, जिसका नाम है सुल्ताना का सपना। और तब आप कह सकते हो कि ब्रिटिश भारत की ये बंगाली लेखिका थी, वर्तमान में वो एरिया बांग्लादेश में आता है। तो उस लिहाजा से ये प्रश्न मैंने आपको करवाया है, तो ध्यान में रखना। हो सकता है बुक का नाम देकर के, उपन्यास का नाम देकर के लेखिका का नाम पूछ लें, किस तरह से भी प्रश्न फॉर्म हो सकता है। बाकी देखो, यूनेस्को की बात करें तो स्थापना होती है 1945 में, फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अज़ौले। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और इसका नाम है बुलावा। और यह सफल परीक्षण अभी बोरोई पनडुब्बी से किया गया है।
इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का मतलब क्या होता है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर यह अटैक कर सकती है। इसकी रेंज 8,300 किलोमीटर की है, तो यह आप ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी की है। इसमें टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी फोर्ब्स ने विश्व के सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की है, जिसमें टॉप पर पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। वे 260 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ इस लिस्ट में टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पर स्पेनिश गोल्फर हैं जॉन रहम, 218 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ। और तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी है, 135 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ। और ये जो इनकी कमाई बताई गई है, ये 1 मई 2023 और 1 मई 2024 के बीच की है, मतलब वित्त वर्ष 2024 की। और आपको बता दूं, इस लिस्ट में एक भी महिला खिलाड़ी नहीं है। लास्ट ईयर 2023 में सेरेना विलियम्स एकमात्र महिला खिलाड़ी थी इस लिस्ट में, लेकिन पिछले साल उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तक। तो अभी वाली सूची में एक भी महिला खिलाड़ी नहीं है और टॉप पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा ज्योति आत्रे। तो मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं ज्योति आत्रे, और अभी ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने 53 वर्षीय संगीता बहल का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वे 2018 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी थी। लेकिन अब ज्योति आत्रे का नाम आपको ध्यान रखना है।